आज का कहानी बंगाल के एक छोटे से गांव बरहमपुर का। मेरा नाम माया है। मैं अभी 22 साल का हूँ। वैसे तो मैं भूत प्रेत काला जादू इन सब बातों पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करता, मगर मुझे भी पता नहीं था कि आगे मेरी ज़िंदगी में होने क्या वाला है। करीबन साल भर हो चुके थे मेरा और अखिल का शादी को हुए। हम दोनों बहुत ही खुश थे एक दूसरे से, और अखिल का पूरा फैमिली भी मेरे से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन लोगों का जैसे मैं बहुत ही चहीदा था। अखिल के घर में अखिल का माता पिता, उसका भाई और भाई का बीवी, ये 4 जन ही थे, और ये सब लोग मुझसे बेहद प्यार करते थे। मगर ये वक्त बदलने वाला था कि कब ऐसा हंसता खेलता परिवार में आग लग गया। अखिल का भाई अक्षय और उसकी बीवी सोनम दोनों बहुत ही परेशान रहते थे, क्योंकि उनके शादी को करीबन 5 साल हो चुके थे, मगर उनका कोई बेटा या बेटी अब तक नहीं था। इस परेशानी का उनको कोई हल भी नहीं मिल रहा था, और शायद दिक्कत तब बहुत ज़्यादा बढ़ गया जब मैं प्रेग्नेंट हो गई। इस खबर के बाद घर में तो एक अलग सा ही खुशी का माहौल था। मेरे सास ससुर का जैसे मैं बहुत प्यारा बन चुका था, मगर शायद सोनम इस बात से इतना ज़्यादा खुश नहीं थी। और दिन गुजरते गए, सोनम का ईर्ष्या मेरे तरफ बढ़ने लगा, और ये मुझे और अखिल को दोनों को ही दिख रहा था। फिर अचानक से मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं घटने लगे। जैसे दरवाज़ा बंद होने के बावजूद एक औरत मेरे रूम में आती थी। आके वो कोने से मेरे ओर घूरती रहती थी। उसके नज़र में मेरे लिए एक हीन भाव था। वो मेरे ओर कभी नहीं बढ़ती थी, मगर वो उधर से ही मेरे ओर देखती रहती थी, और पता नहीं क्यों तब मैं कुछ कर भी नहीं पाता था। ना मेरे पलके झपकते, ना मैं हिल पाता, और जब मैं हिल पाता उठते ही वो साया उधर से गायब हो जाता था। मुझे पता नहीं ये कोई सपना था या हकीकत, मगर हद तो तब हो गया जब ये सपना हर रोज आने लगा, और जैसे वो साया धीरे धीरे मेरे ओर बढ़ने लगा। मैं डरते हुए ये पूरा बात अखिल को बताता हूँ, मगर अखिल को लगता है ये बस बेतु का एक सपना ही था। उसने बोला इस बारे में ज़्यादा ना सोचने, और मुझे भी बाद में यही लगा कि शायद बस सपना ही होगा, मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। मगर मुझे वो सपना भी हर रोज़ आने लगा, और जैसे वो औरत मेरे को मारना चाहती है, वो धीरे धीरे मेरे ओर बढ़ने लगा, और मेरा डर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। और इसी डर की वजह से मुझे रात को नींद भी नहीं आता था। मुझे हमेशा यही डर खाया जा रहा था कि अगर मैं सो जाऊं तो औरत फिर से आएगी मुझे मारने। और बात तब बिगड़ गया था जब मुझे खुले आंखों से भी वो दिखने लगा। हर रात मैं जब ही सोता था मुझे उस कोने में कोई तो खड़ी हुई मिलती थी। उसका शक्ल नहीं दिखता था, मगर वो मुझे मारना चाहते थे। और धीरे धीरे मेरा भी बर्ताव बदलने लगा था। मैं हर एक बात में चिढ़ने लगा था। मुझे जैसे कुछ भी अभी पसंद नहीं आता था। जितना भी हंसी मजाक कर ले, मुझे हर चीज़ से चिढ़ आता था। और तब अखिल को भी ये बात बहुत ही सनकने लगा। उसके बाद अखिल ने मुझे एक पुश्तैनी साधु के पास ले गया। उस साधु के पास जाते ही पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा, और वो साधु मुझे देखते ही अपने आप बोल उठा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को ही मार डालेगा। और ये सुन के अखिल बहुत ही घबरा चुका था। उसके दिल में 1000 सवाल थे, मगर गुरुजी ने एक ही बात बोला कि वो औरत तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस इंसान को लाओ जो इंसान तुमसे नफरत करता है, जो तुम्हें मारना चाहता है। मैं और अखिल कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। कौन हो सकता है जो मुझे मारना चाहता हो? भला मेरे तरफ किसी का इतना गुस्सा क्यों? फिर मुझे ऐसे ही ख्याल आया, कहीं ये सोनम तो नहीं। मैं और अखिल घर लौट आए सोनम से बात करने, और पता नहीं क्यों उस दिन सोनम का बर्ताव कुछ और ही था। जैसे वो सोनम नहीं थी, उसके अंदर से कोई और ही बात कर रही थी, और वो बहुत ही गुस्से में थी। वो जैसे हमसे बात करना ही नहीं चाहती थी, और उससे हमारा शक धीरे धीरे और भी मजबूत होता रहा। और बातों ही बातों में हम जब भी उस सोनम को बोलते कि गुरुजी के पास जाना है, वो बहुत ही चिढ़ जाती थी, जैसे उसको जाना ही नहीं था।
और हमें पता नहीं लग रहा था कि ये सब का मतलब है क्या। और फिर अचानक से सोनम बेहोश हो गई और उसी वक्त हम सोनम को उठा के गुरुजी के पास लेके चलते हैं। गुरुजी के पास जाते ही जैसे सोनम का फिर से होश आ चुका था, मगर ये सोनम नहीं था। उसके अंदर से कोई दूसरा ही आवाज़ बात कर रहा था। वो बहुत ही डरावना था। हम इस आवाज़ को नहीं पहचान पा रहे थे। गुरुजी के सामने जाते ही वो अपने ही आप बोलने लगी कि मैं मार दूंगा, मैं इसको और इसके बच्चे को दोनों को ही मार दूंगा, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी ने कुछ तो बोला जिससे सोनम पूरी तरीके से शांत हो गई थी और जैसे उसका होश फिर से जा चुका था। करीबन 3 घंटे का हवन और पूजा पाठ के बाद सोनम का फिर से होश आया और तब वो फिर से बिल्कुल ही नॉर्मली बात कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, उसे कुछ याद ही नहीं है। गुरुजी के मुताबिक जो साया मुझे हर दिन दिखता था वो सोनम का ही था। सोनम ने ही या तो कोई काला जादू खुद किया था या किसी से करवाया था और अब वो काला जादू हट चुका है, मगर इसके बाद भी हमारा परिवार कभी और नहीं जुड़ पाया। अक्सर ये सब सुनने के बाद सोनम को लेके कहीं और चला जा चुका था। घर में अब मैं, अखिल और मेरे सास ससुर ही थे और कुछ ही महीनों बाद मेरा बच्चा भी हो गया और हम पांचों बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। तभी एक दिन खबर आया अक्षय की ओर से कि सोनम ने आत्महत्या कर लिया है। उसे एक काला साया दिखता था रात को जिसने उसका जान ले लिया है। अक्षय को भी पता नहीं था वो साया है क्या या फिर बात क्या है, मगर ये बात मुझे और अखिल को साफ साफ पता था कि सोनम के साथ हुआ क्या है। उस साधु ने बोल ही दिया था कि अगर ये काला जादू मेरे ऊपर से हटा तो जिसने भी ये काला जादू किया है ये उस पे उम्र भर के लिए लागू हो जाएगा। और मैं और अखिल इस बात से राजी भी थे। जो हमें और हमारे बच्चे को ऐसे मारना चाहता है उसके लिए हम क्यों ही अपना ज़िंदगी ख़राब करें। उसके बाद हम लोगों से अक्षय का और कभी भी बात नहीं हुआ। हमें पता नहीं अक्षय उसके बाद कहाँ ही चला गया था, ना उसका एड्रेस था ना उसका फ़ोन नंबर। हमें उसके बारे में और कुछ भी पता नहीं चला। और उसके बाद से मुझे ये पता चल चुका था कि भूत प्रेत काला जादू ये सब कुछ हकीकत है, ये बस कहानियों में ही नहीं रहते। मगर उसके बाद मुझे इतना पता था कि लोग ईर्ष्या भाव से कितना नीचे गिर सकते हैं। अपना जान जोखिम में डालते हुए भी लोग दूसरे का बुराई चाहते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो ये कहानी कहीं भी अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और दिन किसी और कहानी के साथ।